अब अगर कोई इंसान किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ देने का वादा करता है और फिर अचानक अपनी बात से मुकर जाता है, तो क्या उस पर लीगली केस किया जा सकता है? ये एक आम सवाल है जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों के दिमाग में जरूर आता है। हाँ, और इसका जवाब छिपा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बेहद महत्वपूर्ण सिद्धांत में, जिसे लीगल भाषा में कंसिडरेशन यानी प्रतिफल कहते हैं। आज के इस विस्तार से चर्चा में, यानी इस डीप डाइव में, हम इसी कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और इस विषय को गहराई से समझने के लिए आज हमारे पास लीगल आर्टिकल्स हैं, रिसर्च पेपर्स हैं और सदियों पुराने लैंडमार्क केस लॉस का एक बहुत ही मजबूत स्टैक है। सदियों पुराने मतलब सच में काफी पुराने केसेस हैं। हाँ, असल में इन्हीं सोर्सेज के जरिए हमारा मिशन आज ये समझना है कि आखिर कोई भी वादा लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। राइट। और सबसे जरूरी बात, ये जो क्विड प्रो क्वो यानी कुछ के बदले कुछ का नियम है, ये हमारी आम जिंदगी के लेन देन में किस तरह से लागू होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जानकारी सिर्फ लॉयर्स या लॉ पढ़ने वाले छात्रों के लिए नहीं है। एकदम नहीं। ये हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो कभी भी कोई छोटा या बड़ा एग्रीमेंट साइन करता है या कोई बिजनेस डील करता है, यहाँ तक कि रोज की ऑनलाइन शॉपिंग भी करता है। हाँ, रोज की जिंदगी से जुड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस कंसिडरेशन के नियम को समझना इतना जरूरी क्यों है? ये आम लोगों की जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? मैं इस पर थोड़ा सोच रहा था। देखिए, इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि कंसिडरेशन सिर्फ एक कानूनी शब्द या किताबी परिभाषा नहीं है। ये असल में एक ढाल की तरह काम करता है। एक ढाल? हाँ, ये नियम आम लोगों को धोखाधड़ी और खोखले वादों से बचाता है। जब हम कंसिडरेशन को समझते हैं तो हमें पता चलता है कि कौन से वादे कानून के सामने टिकेंगे और कौन से हवा हवाई साबित होंगे। यानी सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। बिल्कुल। एक वैलिड कंसिडरेशन के बिना किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक वादा करने और एक पक्का कॉन्ट्रैक्ट बनाने में आखिर क्या अंतर होता है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से इस बात को समझते हैं। आखिर ये कंसिडरेशन या प्रतिफल है क्या? कानून की भाषा में इसकी जो बेसिक परिभाषा दी गई है, उसके मुताबिक ये किसी वादे की कीमत यानी प्राइस ऑफ द प्रॉमिस है। हाँ, प्राइस ऑफ द प्रॉमिस। इसे थोड़ा आसान शब्दों में खोलते हैं क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स लोगों को अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। जरूर। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बुनियादी परिभाषा को ध्यान से देखें तो सेक्शन 2D कहता है कि जब वादा करने वाले की इच्छा पर दूसरा व्यक्ति कुछ करता है या करने से रुकता है, हाँ, या फ्यूचर में कुछ करने का वादा करता है, तो उस एक्ट या एब्स्टिनेंस या प्रॉमिस को कंसिडरेशन कहा जाता है। असल में कानून एक तरफा वादों पर विश्वास नहीं करता। कानून को एविडेंस चाहिए। कानून उस लेन देन को मानता है जहां दोनों तरफ से कुछ न कुछ दिया और लिया जा रहा हो। ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं ताकि समझने में आसान हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी 10 लाख रुपए की कार किसी और को बेच रहा है। यहाँ जो इंसान कार खरीद रहा है उसके लिए वो कार कंसिडरेशन है। सही पकड़ा। और जो इंसान कार बेच रहा है उसके लिए खरीदार से मिलने वाले 10 लाख रुपए कंसिडरेशन है। दोनों पार्टीज अपने अपनी जगह कुछ दे रही हैं और बदले में कुछ ले रही हैं। एग्जैक्टली। और अगर इसे एक बड़े दायरे में देखें तो हमें समझ आएगा कि कंसिडरेशन का हमेशा पैसे या कैश के रूप में होना जरूरी नहीं है। अच्छा, बिना पैसे के भी हो सकता है? हाँ, कानून की नजरों में कंसिडरेशन के 3 मुख्य रूप हो सकते हैं। पहला है कोई सकारात्मक काम करना, जिसे हम एक्ट कहते हैं, जैसे कार देना या सर्विस देना। राइट। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे लीगल टर्म्स में एब्स्टिनेंस या फोरबेरेंस कहते हैं, यानी किसी काम को करने से रोकना। ओके। और तीसरा है भविष्य में कुछ करने का वादा, यानी एक प्रॉमिस। यहाँ वही क्विड प्रो क्वो का प्रिंसिपल लागू होता है। दोनों पार्टीज को उस अग्रीमेंट से कुछ न कुछ फायदा जरूर मिलना चाहिए। देखिए, ये जो एब्स्टिनेंस वाला पॉइंट है ना, ये थोड़ा अजीब लग सकता है। मतलब काम करने के लिए तो लोग एक दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट में बांधते हैं, लेकिन कुछ ना करने की कीमत कैसे हो सकती है? मैं सच में इसमें थोड़ा अटका हुआ हूँ। ये एक बहुत ही सटीक सवाल है। इसे ना एक मॉडर्न बिजनेस सिनेरियो से समझते हैं। मान लीजिए 2 बिजनेस पार्टनर्स हैं और उन दोनों के बीच अलग होने का फैसला होता है। स्प्लिट हो रहे हैं। हाँ, अब एक पार्टनर दूसरे को एक बड़ी रकम देता है
ताकि दूसरा पार्टनर आने वाले 5 सालों तक उसी के जैसा सेम बिजनेस उस इलाके में ना शुरू करे। ओह अच्छा, नॉन कम्पीट टाइप का कुछ। एकदम वही। यहाँ दूसरे पार्टनर का नया बिजनेस शुरू करने से रुकना या एब्सटेन करना ही पहले पार्टनर के लिए कंसिडरेशन है। उसने पैसा दिया ही इसलिए ताकि कंपटीशन पैदा ना हो, इसलिए कानून ना करने को भी उतना ही वैलिड मानता है जितना करने को। यहाँ आकर कानून की बारीकियां सच में हैरान करती हैं। अब इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर चलते हैं। एक वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए किन किन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। हमारे पास जो रिसर्च स्टैक है उसमें इसके 4 मेन पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो पहला पॉइंट काफी सख्त है, एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यानी कंसिडरेशन हमेशा वादा करने वाले की इच्छा पर ही होना चाहिए। और इसको समझने के लिए कानूनी इतिहास की एक बहुत ही मशहूर कहानी है, दुर्गा प्रसाद बनाम बालदेव, जो साल 1880 का एक चर्चित केस लॉ है। ये केस इस नियम को बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर देता है कि कानून एक तरफा मेहरबानी और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में कैसे फर्क करता है। तो इस केस की कहानी कुछ ऐसी है कि 1880s में एक शहर में एक नया बाजार बसाया जा रहा था। वहां दुर्गा प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने शहर के कलेक्टर के आदेश पर अपने खुद के पैसों से और अपनी मेहनत से एक मार्केट बनवाई। बड़ी मेहनत की उसने। बहुत ज्यादा। अब मार्केट बनने के बाद वहां जो दुकानदार आए उन्हें बड़ा मुनाफा होने लगा। उन दुकानदारों ने दुर्गा प्रसाद से खुश होकर वादा किया कि वो अपनी हर बिक्री पर उसे एक तय कमीशन देंगे, जो कि सुनने में बिल्कुल फेयर लगता है। फेयर तो लगता है, लेकिन जैसा कि अक्सर पैसों के मामले में होता है, बाद में वो दुकानदार अपने वादे से मुकर गए, उन्होंने पैसे नहीं दिए। टिपिकल। तो दुर्गा प्रसाद ने उन पर केस कर दिया कि इन दुकानदारों ने कमीशन का वादा किया था और अब ये तोड़ रहे हैं। लेकिन जब कोर्ट का फैसला आया तो सब हैरान रह गए। कोर्ट ने कहा कि दुर्गा प्रसाद को दुकानदारों से कोई कमीशन नहीं मिलेगा। मैं जब ये पढ़ रहा था तो थोड़ा शॉक था। देखिए, इस फैसले के पीछे कोर्ट का तर्क बहुत ही ठोस था। कोर्ट ने पूरे मामले का विश्लेषण किया और पूछा कि मार्केट बनवाने का काम दुर्गा प्रसाद ने जरूर किया था, लेकिन क्या दुकानदारों ने उससे ये मार्केट बनवाने की गुजारिश की थी? नहीं, वो तो कलेक्टर ने बोला था। जवाब बिल्कुल वही था। मार्केट तो शहर के कलेक्टर के ऑर्डर पर बनाई गई थी। तो यहाँ निष्कर्ष क्या निकलता है? कोर्ट ने यही कहा कि चूंकि मार्केट दुकानदारों यानी प्रॉमिसेस की इच्छा पर नहीं बनी थी, इसलिए ये उनके किए गए वादे के लिए वैलिड कंसिडरेशन नहीं माना जा सकता। लेकिन एक आम इंसान के नजरिए से देखें तो ये थोड़ा अनफेयर नहीं लगता? दुर्गा प्रसाद ने मार्केट तो बनवाया, दुकानदारों को उस मार्केट से सीधा फायदा भी हुआ, तो फिर उसकी इतनी मेहनत का क्या? क्या कानून भावनाओं को बिल्कुल नहीं देखता? कानून भावनाओं से ज्यादा सहमति और इच्छा को महत्व देता है। कोई भी काम तभी कंसिडरेशन माना जाएगा जब वो प्रॉमिसर की इच्छा यानी उसके डिजायर पर किया गया हो। डिजायर होना जरूरी है। बिल्कुल। अगर लोग अपनी मर्जी से या किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर कुछ करते हैं और दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, तो उस फायदे के आधार पर जबरदस्ती कानूनी हक नहीं जताया जा सकता। अगर ऐसा होने लगा तो लोग बिना मांगे दूसरों की मदद करेंगे और फिर कानून का सहारा लेकर पैसे वसूलने लगेंगे। हाँ, वो तो ब्लैकमेलिंग हो जाएगी एक तरह से। एग्जैक्टली। इसीलिए ये नियम बहुत जरूरी है कि मांग या इच्छा वादा करने वाले की ही होनी चाहिए। ये तर्क वाकई काफी मजबूत है। अगर किसी ने कोई चीज मांगी ही नहीं तो कानून उसे उसके लिए पैसे देने पर मजबूर नहीं कर सकता। अब आते हैं कंसिडरेशन के दूसरे जरूरी एलिमेंट पर, जिसे कानून की भाषा में प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन या थर्ड पार्टी का नियम कहा जाता है। यहां से इस कानूनी चर्चा में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। सवाल ये है कि क्या कंसिडरेशन किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से आ सकता है जो शुरुआती तौर पर उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा ही ना हो? ये एक ऐसी स्थिति पैदा करता है जहां पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, और इसका सबसे सटीक जवाब एक और ऐतिहासिक केस से मिलता है, चिन्नैया बनाम रामैया, साल 1882 का मामला। हाँ, ये केस। इस केस की कहानी किसी पुरानी फिल्म की तरह एक पारिवारिक विवाद के बीच घूमती है। मामला एक बूढ़ी माँ, उसकी बेटी और बेटी के मामा के बीच का था। क्लासिक फैमिली ड्रामा। बिल्कुल। बूढ़ी माँ ने अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी अपनी बेटी के नाम ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते वक्त एक कानूनी शर्त रखी। शर्त ये थी कि बेटी को अपने मामा यानी माँ के भाई को हर साल एक तय रकम देनी होगी। ओके, तो बेटी ने क्या किया? बेटी ने उस वक्त तुरंत मामा के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया और लिखित में वादा किया कि वो हर साल पैसे देगी। लेकिन प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स का जो आम रवैया होता है वही यहाँ भी हुआ।
प्रॉपर्टी पूरी तरह से बेटी के नाम होने के कुछ समय बाद बेटी ने मामा को पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। और उसने जो रीजन दिया वो बहुत इंटरेस्टिंग था। हाँ, बेटी ने कोर्ट में जो लॉजिक दिया वो बड़ा ही चतुर था। उसने कहा, मैंने मामा को पैसे देने का वादा जरूर किया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से मामा ने मुझे उसके बदले में क्या दिया? उन्होंने मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। वही क्विड प्रो को वाला आर्ग्यूमेंट लगाया उसने। सही में उसने बोला कि जब मामा की तरफ से मुझे कुछ मिला ही नहीं तो मैं कॉन्ट्रैक्ट पूरा क्यों करूं? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अगर ये केस इंग्लैंड की अदालत में चल रहा होता तो संभव है कि बेटी वो केस जीत जाती। सच में वहां के रूल्स अलग हैं। हाँ, क्योंकि इंग्लिश लॉ का पुराना नियम ये कहता है कि कंसिडरेशन हमेशा सिर्फ प्रॉमिसी यानी जिससे वादा किया गया है उसी की तरफ से आना चाहिए। लेकिन भारत का कॉन्ट्रैक्ट लॉ इस मामले में काफी अलग और व्यापक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में साफ शब्दों में लिखा है प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। इसको सीधा सा मतलब ये हुआ कि कंसिडरेशन किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से भी आ सकता है, एनी अदर पर्सन। बिल्कुल सही। कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि भले ही मामा ने बेटी को कुछ नहीं दिया, लेकिन बूढ़ी माँ ने तो बेटी को प्रॉपर्टी दी थी ना, और वही प्रॉपर्टी इस वादे के लिए एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी। ओह, तो माँ की तरफ से दिया गया कंसिडरेशन मामा के फेवर में काम कर गया। हाँ, क्योंकि भारत में कंसिडरेशन किसी अन्य पर्सन यानी किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ से भी आ सकता है। इसलिए मामा वो केस जीत गए और बेटी को कानूनन वो पैसे हर साल देने ही पड़े। एक तरह से देखा जाए तो कानून ये नहीं देखता कि कंसिडरेशन किसकी जेब से आ रहा है, बस उसका आना जरूरी है। कमाल है। चलिए अब इसके तीसरे एलिमेंट की तरफ बढ़ते हैं, एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, यानी क्या प्रतिफल का मार्केट वैल्यू के बराबर होना जरूरी है। ये भी एक बहुत जरूरी डिस्कशन पॉइंट है। इसको समझने के लिए एक काल्पनिक और थोड़ा अजीब सा उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का घोड़ा है जिसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपए है। अगर वो व्यक्ति उस घोड़े को खुशी खुशी सिर्फ 10 रुपए में बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या कानून इस डील को वैलिड मानेगा? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसका जवाब है हाँ। भारत का कानून ये नहीं देखता कि एक्सचेंज की जा रही चीजों की कीमत बाजार के हिसाब से बराबर है या नहीं। इसे कानून की भाषा में कहते हैं कि एडिक्वेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। पर लोग ऐसा क्यों करेंगे? देखिए, कानून का काम लोगों के बीच परफेक्ट और मुनाफे वाली बिजनेस डील करवाना नहीं है। कानून बस ये चाहता है कि कुछ न कुछ एक्सचेंज जरूर हो, भले ही एक तरफ 1000 रुपए की चीज हो और दूसरी तरफ सिर्फ 10 रुपए। लेकिन इस नियम का गलत इस्तेमाल भी तो हो सकता है। लोग ऐसी असमान डील्स क्यों करेंगे? क्या इसमें दबाव या फ्रॉड शामिल नहीं हो सकता? यहीं पर कानून एक बहुत ही बारीक संतुलन बनाता है। अगर कीमत बहुत ही कम है और कल को बेचने वाला कोर्ट में आकर ये दावा करता है कि उसे जबरदस्ती या दबाकर या धोखे से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इस कम कीमत को एक सबूत के रूप में जरूर देखती है। अच्छा, मतलब वो एक रेड फ्लैग बन जाता है कोर्ट के लिए। हाँ, कानून की नज़रों में ये इस बात का इशारा हो सकता है कि बेचने वाले की सहमति यानी फ्री कंसेंट नहीं थी। सेक्शन 25 का एक्सप्लेनेशन 2 यही कहता है। पर अगर ये साबित हो जाए कि बेचने वाले ने बिना किसी दबाव के पूरी होशो हवास में अपना 1000 रुपए का घोड़ा 10 रुपए में बेचने का फैसला किया था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड रहेगा। मतलब डील चाहे कितनी भी सस्ती हो, अगर मर्जी से हुई है तो कानून को उससे कोई एतराज नहीं है। सही है। अब आखिरी एलिमेंट को समझते हैं, कंसिडरेशन का असली और कानूनी होना, यानी उसका रियल एंड लॉफुल होना। जी हाँ, कंसिडरेशन का वास्तविक और लीगली परमिटेड होना बहुत जरूरी है। इसे 2 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, जो काम फिजिकली और प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। जैसे अगर कोई वादा करे कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा अगर तुम जादू से आसमान से तारे तोड़ लाओ या जमीन से खजाना निकाल दो, तो तारे तोड़ लाने वाला वादा कानून में नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। ये सब फिजिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए इसे रियल कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। दूसरा हिस्सा है कानूनी या लॉफुल होना। अगर कोई कहे कि तुम फला इंसान को नुकसान पहुंचाओ और मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा, तो ये पूरी तरह से इलीगल है। सेक्शन 23 के अंडर ये वॉइड है। यानी कोई भी ऐसा कंसिडरेशन जो इलीगल हो, अनैतिक हो यानी इमोरल हो या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, उसे शुरुआत से ही शून्य यानी वॉइड माना जाएगा। जादू और हिंसा जैसी चीजें कॉन्ट्रैक्ट लॉ के दायरे में आ ही नहीं सकती। सही बात। चुका है। क्या आज उसके आधार पर कोई नया वादा किया जा सकता है? यहां से हम कंसिडरेशन के टाइप्स की तरफ आते हैं, पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर? अगर इस सवाल को भारतीय कानून के संदर्भ में देखें तो इसका जवाब बिल्कुल हाँ है। इसे पास्ट कंसिडरेशन यानी भूतकाल का प्रतिफल कहते हैं। और ये इंग्लिश लॉ से एक और बड़ा अलगाव है। कैसे? इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी का कुत्ता खो गया था और किसी पड़ोसी ने बिना किसी वादे के अपनी मेहनत से उस कुत्ते को ढूंढ निकालने में उसकी मदद की। उस वक्त कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। अब कुत्ता मिलने के बाद मालिक खुश होकर उस पड़ोसी को 500 रुपए देने का वादा करता है। तो कानून के हिसाब से ये वैलिड है? भारतीय कानून में ये वादा बिल्कुल वैलिड है। जो मेहनत पड़ोसी ने पहले की थी वही इस नए वादे के लिए पास कंसिडरेशन बन जाती है। ये तो सच में एक अनोखा कानून है। मतलब नेकी कर और उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में डाल। अब दूसरे टाइप की बात करते हैं, प्रेजेंट कंसिडरेशन, जिसे एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन भी कहा जाता है। ये तो शायद रोज की जिंदगी में सबसे ज्यादा देखा जाता है, जहां काम और दाम एक साथ चलते हैं। सही पकड़ा। जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं और तुरंत काउंटर पर पैसे दे देते हैं, तो वो प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है। दोनों पार्टीज ने अपना अपना हिस्सा एक ही समय पर पूरा कर लिया। एक्शन भी तुरंत हुआ और पेमेंट भी। और तीसरा टाइप है फ्यूचर कंसिडरेशन, जिसे एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन भी कहा जाता है। आजकल के ई-कॉमर्स के दौर में ये बहुत आम हो गया ना? बिल्कुल। इसमें वादा आज होता है, लेकिन काम और पेमेंट दोनों आने वाले समय यानी भविष्य में होने होते हैं। जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर करना, आज ऑर्डर प्लेस किया गया, डिलीवरी अगले हफ्ते होगी और पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी के रूप में होगी। यहाँ दोनों तरफ से वादे का पूरा होना बाकी है, इसलिए ये फ्यूचर कंसिडरेशन की श्रेणी में आता है। तो अब तक की इस चर्चा में हमने एक बड़ा नियम सीखा कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिना प्रतिफल के कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। लेकिन कानून की पूरी खूबसूरती इसके एक्सेप्शंस यानी अपवादों में छिपी होती है। कानून का एक खास हिस्सा, जिसे हम सेक्शन 25 कहते हैं, ये बताता है कि कुछ खास स्थितियों में बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से वैलिड हो सकता है। ये सच में थोड़ा चौंकाने वाला लगता है। तो पता चलता है कि कानून इंसानी रिश्तों, मजबूरियों और प्रैक्टिकल स्थितियों को कितनी बारीकी से समझता है। ऐसे 4 मुख्य अपवाद दिए गए हैं जहां अगर कंसिडरेशन ना भी हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग होता है। ओके। पहला और सबसे ज्यादा चर्चा में आने वाला अपवाद है प्यार और स्नेह, जिसे कानून नेचुरल लव एंड अफेक्शन कहता है। ये थोड़ा फिल्मी लग रहा है। तो क्या अगर कोई किसी से प्यार में कोई बड़ा वादा कर ले तो वो सीधा कानूनी तौर पर बाइंडिंग हो जाता है? नहीं, इसमें कानून ने कुछ बहुत ही सख्त टेक्निकलिटीज रखी हैं ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। सिर्फ बोल देने से कुछ नहीं होता। कानून कहता है कि बिना कंसिडरेशन वाला ये अग्रीमेंट तभी वैलिड होगा जब वो नियर रिलेशन यानी करीबी रिश्तेदारों के बीच हो, सच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से किया गया हो, और सबसे जरूरी शर्त, वो अग्रीमेंट प्रॉपर लिखित रूप में हो और लीगली रजिस्टर्ड हो। उदाहरण के तौर पर, अगर एक पिता अपने बेटे को स्नेहवश अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने का एक रजिस्टर्ड अग्रीमेंट बनाता है, तो उसमें बेटे की तरफ से कोई कंसिडरेशन या कीमत ना होने के बावजूद कानून उस अग्रीमेंट को बिल्कुल वैलिड मानेगा। यानी सिर्फ हवा में किए गए प्यार भरे वादे कानून नहीं मानता, लिखवा कर रजिस्टर कराना बेहद जरूरी है। दूसरा अपवाद क्या कहता है? दूसरा अपवाद थोड़ा वैसा ही है जिसका जिक्र हमने पास्ट कंसिडरेशन में किया था, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अगर किसी ने बिना आदेश के अपनी मर्जी से किसी दूसरे की ऐसी मदद की है जो दूसरे को करनी चाहिए थी, या किसी की जान बचाई है, और मदद लेने वाला बाद में उसे उसके लिए कॉम्पनसेट करने का वादा करता है, तो ये वादा लीगली वैलिड होगा। जैसे आग लगने पर किसी ने अपनी जान पर खेलकर किसी पड़ोसी की जान बचाई। हाँ, उस वक्त वहां कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, पर बाद में उस बचे हुए व्यक्ति ने खुश होकर इनाम देने का एक लिखित वादा किया। यहाँ जो पहले किया गया स्वैच्छिक काम यानी वॉलंटरी एक्ट, वही इस वादे का आधार बनता है। ये नियम समझ में आता है। ये समझ में इंसानियत को बढ़ावा देने जैसा है। तीसरा अपवाद काफी टेक्निकल लगता है, टाइम बार्ड डेट, यानी ऐसी उधारी जिसकी लीगल लिमिट निकल चुकी हो। इसे थोड़ा रोजमर्रा की भाषा में समझते हैं, क्योंकि उधारी का लेन देन तो हर जगह होता है और लोगों का पैसा अक्सर डूब जाता है। देखिए, भारत में लिमिटेशन एक्ट नाम का एक कानून है। इसके तहत किसी भी आम उधारी को कोर्ट के जरिए वसूलने के लिए 3 साल का समय तय किया गया है। अगर 3 साल बीत गए और उधारी लेने वाले ने पैसे नहीं दिए और उधार देने वाले ने भी कोर्ट में कोई केस नहीं किया, तो वो उधारी टाइम बार्ड हो जाती है। इसका मतलब है कि अब कानून के जरिए उस पैसे को मंगाया नहीं जा सकता
उधारी कानूनन डेड हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर वो कर्जदार खुद आकर एक रिटन डॉक्यूमेंट पर साइन करके ये वादा करता है कि मैं वो पुरानी उधारी चुकाऊंगा, तो ये नया लिखित वादा बिना किसी नए कंसिडरेशन के भी पूरी तरह से लीगली बाइंडिंग बन जाता है। मतलब एक ऐसी उधारी जो कानून की नज़र में मर चुकी थी, एक नए लिखित वादे से वापस जिंदा हो जाती है। इसमें मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक जिम्मेदारी को कानूनी रूप दे दिया जाता है। कमाल का प्रोविजन है ये। और इस कड़ी में चौथा और आखिरी अपवाद है एजेंसी एंड कंप्लीटेड गिफ्ट्स। हाँ, कानून कहता है कि किसी को अपना लीगल एजेंट अपॉइंट करने के लिए शुरुआत में किसी कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है बिना उसे उस वक्त कुछ पे किए। सेक्शन 185 यही कहता है। और गिफ्ट्स के बारे में क्या रूल है? जहां तक गिफ्ट्स या उपहार का सवाल है, नियम बिल्कुल साफ है। अगर कोई गिफ्ट पूरी तरह से दिया जा चुका है, यानी कंप्लीटेड गिफ्ट है और लेने वाले ने उसे स्वीकार भी कर लिया है, तो देने वाला कुछ समय बाद आकर ये नहीं कह सकता कि इस ट्रांजैक्शन में तो कंसिडरेशन था ही नहीं, मुझे मेरा गिफ्ट वापस चाहिए। वापस नहीं मांग सकते? नहीं, दिया हुआ गिफ्ट हमेशा वैलिड रहता है, उस पर कंसिडरेशन का नियम लागू नहीं होता। तो इस गहरी चर्चा को अगर हम आसान शब्दों में समेटें तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ या कंसिडरेशन का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ लॉ स्कूल की मोटी किताबों या कोर्टों में दबे रहने वाली चीज नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे समाज के हर छोटे बड़े लेन देन, हर बिजनेस डील और हर एग्रीमेंट की बुनियाद में घुला हुआ है। कंसिडरेशन वो धुरी है जिस पर दुकानदारी, आपस का भरोसा और कानून का पहिया घूमता है। कुछ के बदले कुछ ही वो ठोस आधार है जो किसी झूठे या खोखले वादे और एक पक्के कानूनी कॉन्ट्रैक्ट में फर्क तय करता है। अगर इन सब बातों को आम जिंदगी से जोड़ा जाए तो इस नियम को समझने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि लोग अपने कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति ज्यादा जागरूक हो जाते हैं। सही बात। जब समझ होती है कि कानून की नज़र में क्या वैलिड है और क्या बेमानी, तो लोग किसी भी एक तरफा धोखे या दबाव वाले वादे में फंसने से बच सकते हैं। एक आम नागरिक से लेकर एक बड़े बिजनेसमैन तक सबको कंसिडरेशन के इन एलिमेंट्स जैसे प्रॉमिसर की इच्छा, प्रिविटी के नियम और डील की सच्चाई को समझना बेहद फायदेमंद साबित होता है। ये बिल्कुल तय बात है, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसी बात छोड़ना चाहता हूं जो आज के इस बढ़ते डिजिटल दौर में सोचने पर मजबूर कर देती है। हमने इन सारे सोर्सेज और केस लॉस को देखा, लेकिन आजकल जब भी कोई इंटरनेट पर किसी नए ऐप या वेबसाइट पर जाता है तो एक लंबा चौड़ा टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज आता है जिसे कोई नहीं पढ़ता। एग्जैक्टली। बिना सोचे समझे हम आई एग्री बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब सोचिए, जिस तेजी से आने वाले समय में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आम लेन देन को चला रहे होंगे, तो उन डिजिटल वादों में ये कंसिडरेशन कौन और कैसे तय कर रहा होगा? ये सोचने वाली बात है। क्या एक कंप्यूटर एल्गोरिथम या एआई वाकई ये समझ सकता है कि एक इंसान की असली इच्छा या डिजायर क्या थी? जब दो इंसानों के बीच इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो क्विड प्रो क्वो की इन नैतिक और कानूनी बारीकियों को कानून कैसे नापने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में बहुत गौर करना जरूरी होगा। ये बहुत ही गहरा और वर्तमान समय के हिसाब से रेलेवेंट सवाल है। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स की दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और इसमें कोई शक नहीं कि कानून को उस बदलाव के साथ नए नियम तराशने होंगे। इन डिजिटल वादों और कंसेंट को नए नजरिए से डिफाइन करना पड़ेगा। तो यही था आज का लंबा सफर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कंसिडरेशन के इस दिलचस्प और जरूरी आयाम के बीच। उम्मीद है इस चर्चा से कॉन्ट्रैक्ट लॉ के इन नियमों और अपवादों पर एक नई और व्यवहारिक समझ जरूर मिली होगी। अपने आसपास होने वाले लेन देन और एग्रीमेंट्स को अब एक नई नजर से देखिए और आगे भी इसी तरह नए विषयों की गहराई में उतरते रहिए। शुक्रिया।